हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान लेसन नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 लेकर के आए। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना अपकारक क्या होते हैं, उत्पाद का। अपकारक इधर वाले से मिलकर जो नया उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, यानी जो रासायनिक अपक्रिया होकर के नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया जो समझ चुके, भौतिक अपक्रिया समझ चुके। रासायनिक अपक्रिया में वही पदार्थ दोबारा नहीं बनता है। भौतिक अपक्रिया में जो हम ए से बी बना सकते, बी से पुनः उसको ए बना सकते, यानी उसी फॉर्म में फिर लेके आ सकते, जैसे बर्फ से पानी और पानी से पुनः हम बर्फ बना सकते हैं। तो ये हो गई मेरी भौतिक अपक्रिया। में संयोजन, वियोजन, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन अपक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से। आज हम पढ़ेंगे अवक्षेप अपक्रिया। अवक्षेप अपक्रिया क्या होती है? जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अपक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में आविलेय है। इस आविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। समझो, यहाँ पे समझने की बात ये, जब दो विलयन को मिलाया जाता है, दो विलयन को ये समझ लो, एक ए एक बी, वो आपस में मिलाया जाता है और उनकी अपक्रिया से श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में आविलेय होता है। आविलेय का मतलब जो जल में घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, जो जल में मिलेगा नहीं। आविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो आविलेय पदार्थ होता है उसे ही हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं। यदि अवक्षेप पूछे तो यहाँ तक लिखना है, अवक्षेप अपक्रिया तो उसके आगे ये लिख देना। यानी जब दो विलयनों को हम आपस में मिलाते हैं, जब तो अपक्रिया से एक श्वेत रंग का पदार्थ हमें प्राप्त होता है। तो जो जल में आविलेय होता है, जल में मिल नहीं सकता, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता, सभी अपक्रिया में ऐसा नहीं होता, जिन अपक्रियाओं में होता उस अपक्रिया को हम अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं। अवक्षेप अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है। जो हमने द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण पढ़ा है वही उदाहरण अवक्षेप अपक्रिया का भी होता है। जैसे BaCl2 से Na2SO4 से BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, तो देखो Ba2 प्लस तथा SO4 माइनस की अपक्रिया से BaSO4 अवक्षेप अपक्रिया का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसकी विद PDF मिल जाएगी। तो अवक्षेप अपक्रिया क्या होती है? जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो अपक्रिया से उनमें एक श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। तो श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जो जल में आविलेय होता है, जल में मिल नहीं सकता। जो आविलेय उसे ही हम श्वेत पदार्थ होता है वो। और जिस अपक्रिया में श्वेत पदार्थ का निर्माण होता है उस अपक्रिया को हम लोग अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं। यहाँ तक ओके, समझ चुके हैं? अगली हेडिंग पे चले। अवक्षेप अपक्रिया के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ऊर्जा प्रवाह के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार अब समझेंगे। जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा प्रवाह के आधार पर रासायनिक अपक्रिया। देखो, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, नाम से ही हमें पता चल रहा होगा। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी का मतलब जो ऊष्मा ग्रहण करे। ऊष्मा क्षेपी मतलब जो ऊष्मा ढीले। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं में अपक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसे उदाहरण एक प्रकाश का संश्लेषण, या दूसरा Na2 नाइट्रोजन प्लस O2 से 2Na बनता है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब शब्द से ही हमें पता चला, उसके नाम से ऊष्मा शोषी। जिन अपक्रियाओं के दौरान अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं में अपक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण याद रखो, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण Na2O2 से 2Na। दूसरी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, हमें नाम से ही पता चला ऊष्मा क्षेपी, ये ऊष्मा निकालेगी। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निकलती है। जैसे श्वसन एवं श्वास ढीलते हैं, उसमें भी एक ऊर्जा निकलती है। कोयले का दहन,
जब कोयला गरमाया जाता है, देखा होगा, दहन किया जाता है, तब भी उसमें ऊष्मा निकलती है। तो C+O2 से CO2 प्लस ऊष्मा, ऊष्मा तो निकलेगी निकले, यानी ऊष्मा शोषी अपक्रिया, जिन ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं में अपक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, ग्रहण करती है प्रकाश संश्लेषण। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, श्वसन कोयले का दहन। तो आप लोग समझ चुके हो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के बारे में। आगे चलते हैं, मंद अपक्रिया, तीव्र अपक्रिया, नाम से ही सब कुछ डिसाइड हो। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं। अब समझेंगे अपनी उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। उपचयन अपक्रिया, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। कोई भी जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, ZnO प्लस C से Zn प्लस CO। उपचयन अपक्रिया, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया बिल्कुल इसके विपरीत होती है। क्या है, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब चलो पचय अपक्रिया बोलो या रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया, वे अपक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, यानी ग्रहण करना भी इलेक्ट्रॉन लेना भी एक साथ होता है, इसे अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2CO2 प्लस O2 से 2CO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन ऑक्साइड, ZnO प्लस C, वही वाली अपक्रिया। तो हम लोग अपचयन अपक्रिया, जिसमें जिस अपक्रिया में आयन या जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अपचयन अपक्रिया, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन अपक्रिया, जब आयन या उपचयन अपक्रिया जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, उपचयन जब इलेक्ट्रॉन त्याग दे। और रेडॉक्स अपक्रिया जो साथ साथ हो, उपचयन तथा अपक्रिया अपचयन एक ही साथ हो, ऐसी अपक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक ओके। आगे चलते हैं मंद अपक्रिया, तीव्र अपक्रियाओं पे। हम लोगों ने अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं मंद अपक्रिया, तीव्र अपक्रिया। देखो नाम से ही डिसाइड हो रहा है। मंद अपक्रिया बोलते हैं ना गाँव में, ये बहुत बड़ा मंद बुद्धि का है, तो मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि का हो है, या तो मंद अपक्रिया मतलब जो कम स्पीड से बिल्कुल स्लो हो। मंद अपक्रिया वे अपक्रियाएं जो मंद गति से होती है तथा जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है, मंद अपक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन से क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो यहाँ पे H2 है, I2 है, तो क्या हो जाएगा 2HI। ओके, तो मंद अपक्रिया क्या, वे अपक्रियाएं जो मंद गति से होती है, जिनको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, मंद अपक्रिया कहलाती है। जैसे कोई काम आपसे कहा जाए तो उसको आप अधिक से अधिक समय में करें, तो क्या है, मंद अपक्रिया है। एक उदाहरण, तो मंद अपक्रिया कैसे अपक्रिया है, जो बहुत ही धीमे गति से होती है, इसको होने में अधिक समय लगता है, मंद अपक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन आयोडाइड। तीव्र अपक्रिया, नाम से ही तीव्र अपक्रिया यानी बहुत तेज। वे रासायनिक अपक्रिया जो शीघ्रता से होती है, यानी बहुत जल्दी होती है, या अभिकारक के मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती है। जैसे इसमें अभिकारक मिलाया जाता है, तुरंत पूर्ण हो जाती है, अपना काम कर देती है, तीव्र अपक्रिया कहलाती है। तीव्र अपक्रिया जो शीघ्रता से होती है या अभिकारक के मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती है, जब जैसे अभिकारक मिलाया जाता है उनमें, वैसे अपक्रिया पूर्ण हो जाती है, तीव्र अपक्रिया कहलाती है। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के संग में सोडियम क्लोराइड जब मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सोडियम क्लोराइड जब मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये जो अपक्रिया है बहुत ही जल्दी होती है। नोट जरूर याद रखना,
तीव्र अपक्रिया को पूर्ण होने में 10⁻⁶ सेकंड लगते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ भी ले या एक नंबर में कि तीव्र अपक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो 10⁻⁶ सेकंड याद रखोगे। फिर आता है उपचायक, यानी अभी तक हमने अपचयन उपचयन अपक्रिया पढ़ी। अब उपचायक, अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है उपचायक कहलाता है। अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है अपचायक, जैसे केबीआर सीयू कॉपर, समझ गए। अच्छा अपचायक, अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित कर देता है अपचायक कहलाता है Cl2। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। मंद अपक्रिया जो बहुत ही धीमी गति से हो, जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगे। तीव्र अपक्रिया जो बहुत ही शीघ्रता से हो या अपकारक के मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती हो, ऐसी अपक्रिया को तीव्र अपक्रिया कहलाते हैं। या इनको पूर्ण होने में 10⁻⁶ सेकंड। बताइए तीव्र अपक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 10⁻⁶ सेकंड। अपचायक या उपचायक, अपक्रिया में वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देते अपकारक कहलाते हैं, उपचायक कहलाते हैं केबीआर सीयू। उपचायक अपचायक, अपक्रिया के वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित कर देते हैं, अन्य पदार्थ को अपचयित कर अपचायक कहलाते हैं Cl2। तो हम लोग बहुत आसान से समझ चुके हैं मंद अपक्रिया, तीव्र अपक्रिया, अपचायक और उपचायक। आगे चलते हैं, हमारी 2 हेडिंग शायद अभी और हैं। संक्षारण और विकृत गंधता, कुछ भी स्किप नहीं किया है, सब कुछ एक एक हेडिंग डिटेल से आप लोग समझाइए। अगली हेडिंग पे चलते हैं अपने। तो बच्चों हम लोगों ने अपक्रियाओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। जितनी भी अपक्रियाएं थी लगभग उनको हमने पढ़ लिया है और अच्छी तरीके से समझ लिया। 2 हेडिंग संक्षारण और विकृत गंधता बची हुई है। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के क्या प्रभाव? संक्षारण, जब किसी धातु की सतह वायु जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अवकर्मित हो जाती तब वह संक्षारित कही जाती है अथवा इस पर जंग लग जाती, यह प्रभाव संक्षारण कहलाता है। समझने का मतलब यह है, जब किसी धातु की सतह, जैसे ये धातु लोहे की समझो, ये धातु है कि सतह, इसकी जो चौसू की सतह है, जल वायु जो हवा चल रही, जल यानी कि पानी अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ, इसके चारों ओर जितने भी पदार्थ उपस्थित है उनसे अवकर्मित हो जाती है। ये सब इस पे क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो ये क्या हो जाती है? अवकर्मित हो जाती है, तब यह संक्षारित कही जाती है। जब ये अवकर्मित हो जाती है तब क्या कहा जाएगा? इसको संक्षारित कहा जाएगा। अथवा इस पर जंग लग जाती है, इस पे क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। जब संक्षारित हो जाएगी तो इस पे जंग लग जाएगी। इसको लोहे का समझ के चलना। यह प्रभाव संक्षारण कहलाता है। जब इस पे जंग लग जाएगी तो इसका प्रभाव क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। समझ चुके आप लोग? उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, जो लोहा होता है लोहे पे जंग लग जाती है। चांदी पर काली परत, जो चांदी होती है उस पर काली परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत, जो तांबा होता है ना उस पर हरी परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं कि जब किसी पदार्थ के चारों ओर उपस्थित किसी धातु की सतह वायु जल अथवा इसके चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ से ये अवकर्मित हो जाती है, तब इसे हम लोग संक्षारित कहते हैं। जब ये अवकर्मित हो जाएगी तब इसे संक्षारित कहेंगे। अथवा इस पर जंग लग जाती है, इस पे क्या होगा? जंग लग जाती है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे क्या होता है? जंग लग जाती है। चांदी पर काली परत, चांदी को देखा होगा आपने, काली हो जाती है, तो चांदी पे काली परत का चढ़ना। तांबे पर हरी परत, तांबा देखा होगा, तांबे पे जो हरी परत चढ़ जाती है इसे हम संक्षारण ही कहते हैं। नोट, लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसे आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से रोका जा सके। जो लोहा है ना, देखा होगा आपने कि प्राइमर करते हैं, पेंट करते हैं। लोहे पे पेंट किस लिए करते हैं भाई? एक तो चलो वो देखने में सही लगे तो उनकी डिजाइन बनाई जा सके पेंट से। दूसरी बात क्या होती है? लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसे आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से बचाया जा सके। यानी कि जब उस पर हम पेंट करते रहेंगे लोहे की वस्तुओं पे तो उसमें जंग नहीं लगेगी। सीधा कहने का मतलब यह है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग क्यों, लोहे की वस्तुओं पर पेंट किस लिए किया जाता? ताकि उनको जंग लगने से बचाया जा सके, यानी कि वायु और जल के संपर्क में वो नहीं आ पाएंगी, इसलिए उन पे लगाया जाता है। संक्षारण हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा।
विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है? जब वसा तथा तेल उपचयित हो जाते, वसा और तेल उपचयित हो जाते तब वे विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। वसा तथा तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सीकालक मिलाकर तथा भोज्य पदार्थों को निर्वर्तित पात्रों में रखकर अथवा इनको नाइट्रोजन में प्रवाहित करके रोका जा सकता है। उदाहरण, आलू की चिप्स के थैले में नाइट्रोजन प्रवाहित करके रोका जा सकता है। विकृत गंधता कहने का मतलब है कि वस्तु इसमें खराब हो जाती, खाने योग्य नहीं रहती है। तो देखो, जब वसा तथा तेल, वसा और तेल उपचयित हो जाते तब वे विकृत गंधी हो जाते। वसा और तेल जब उपचयित हो जाते तो वे विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। उनकी जो गंध होगी वो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा और स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी खाने योग्य नहीं रहेंगे। वसा तथा तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, वे प्रतिऑक्सीकारक मिलाएं अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वर्तित पात्रों यानी बर्तनों में रखकर अथवा इनको नाइट्रोजन में प्रवाहित करके रोका जा सकता है। इनमें नाइट्रोजन को प्रवाहित करके रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग चिप्स पैकेट लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो चिप्स के पैकेट में हम लोग देखते हैं या दुकानदार ने इसमें गैस भर दी, कंपनी वाले ने इसमें गैस भर दी, हवा ताक मालूम दे ज़्यादा, तो गैस इसलिए भरते हैं, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा मालूम दे, क्योंकि वो जो चिप्स है कई महीनों तक चलती है ना, कब खाई जाए पता नहीं, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती ताकि वो चिप्स खराब ना हो। घर में बनाओ जल्दी खराब हो जाती है, तो उसमें क्यों नहीं खराब होती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस उसमें पड़ी हुई है, तो वो जल्दी खराब इसीलिए नहीं होती है। आलू के चिप्स के थैले में नाइट्रोजन प्रवाहित करके रोका जा सकता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया अपने 2 पार्टों में। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बच्चों, आप लोग शेयर ज़्यादा करें अपने दोस्तों के पास, कम से कम 4-5 लोगों के पास तो अवश्य भेजें, क्योंकि हम वहाँ तक इस वीडियो को शेयर नहीं अपने चैनल को पहुँचा सकते जहाँ तक आप लोग पहुँचा सकते हैं। आप ही लोग हैं जो हर जगह पे मेरा चैनल का प्रचार कर सकते हैं। तो शुरू से हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा? अपकारक और उत्पाद। अपकारक जो इधर वाला होता है, उत्पाद उधर, जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद होता है। रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया, संयोजन जो आपस में जुड़ जाए, वियोजन जो आपस में टूट जाए, द्विविस्थापन जो एक तत्व को दूसरे तत्व में विस्थापित कर दे, विस्थापन अपक्रिया एक दूसरे को आपस में विस्थापित कर दें। तीव्र अपक्रिया जो अधिक समय, बहुत ही कम समय में हो जाए, 10⁻⁻⁶। मंद अपक्रिया जो बहुत स्लो चलती हो। अपचयन, उपचयन जो अपचयित कर दें, जो उपचयित कर दें। संक्षारण, विकृत गंधता। संक्षारण जो वायु अथवा जल के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाता है। कहने का मतलब जिसपे जंग लग जाती है उसे हम संक्षारण कहते हैं। पेंट किस लिए किया जाता है? लोहे पे, ताकि उसको जंग से बचाया जा सके, अधिक दिनों से वो सुरक्षित चल सकेगा। फिर आता है विकृत गंधता, यानी कि वसा था तेल को क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। वसा था तेल उपचयित हो जाते हैं तब वे विकृत गंधी हो जाते हैं, तथा इनके स्वाद और गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आलू के चिप्स के पैकेट को गैस, नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है ताकि वो अधिक लंबे समय तक खाने योग्य बना रहे। तो बच्चों, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।